नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर बीएड ब्रिज कोर्स योग्यता को आवेदन प्रोसेस में शामिल करने के लिए माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है, जिसकी रिट पिटीशन संख्या है WPSB 364 ऑफ 2024। तो आज कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित जी की कोर्ट में इस केस को सुनवा गया है और लगभग ये सुनवाई 9 मिनट तक चली। आज की जो हियरिंग हुई वो 9 मिनट चली, यानी कि 11:41 से 11:50 तक ये हियरिंग चली। तो आज की हियरिंग का क्या अपडेट रहा और किस तरीके के सवाल आज माननीय जस्टिस ने हमारे एडवोकेट से किए और हमारे एडवोकेट ने उस पर क्या रिप्लाई दिया है। तो सबसे पहले साथियों, आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत तगड़े सवाल आ रहे हैं कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा कहने का मतलब है, इसका उत्तर दे पाना बड़ा कठिन होगा और बहुत कठिन सवाल है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अभी तो ये भी कहना बेईमानी साबित होगी, अभी ये भी कह पाना उचित नहीं है कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सबसे पहले आप जो है कि एलिजिबल हैं या नहीं है, इस चीज़ को भी हमने लगातार कोर्ट को बताने का प्रयास किया जा रहा है और हम कोर्ट को बताने का लगभग पूरे हर संभव प्रयास को कर रहे हैं कि जो हमारी योग्यता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन शिक्षक बनने के लिए एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 को तय की गई है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर हम आते हैं। यह हम बार बार कोर्ट को बताने की कोशिश करते हैं और अभी तक भी जो एनसीटी का मिनिमम क्वालिफिकेशन का निर्धारित किया जाता है वो 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नियमावली के अनुसार ही करा जाता है, जो आज भी एक्टिव है। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आया है एनसीटी का 23 अगस्त, वो आज भी खुद में सेल्फ एक्सप्लेटरी है कि टीचर बनने के लिए क्या न्यूनतम क्वालिफिकेशन है और ये जो नोटिफिकेशन है आज वैलिड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि एनसीटी द्वारा जो क्वालिफिकेशन का निर्धारण किया गया था 23 अगस्त 2010 को, तो वो आज भी वो नोटिफिकेशन वैलिड है। उसी के अनुसार से न्यूनतम शिक्षक बनने के लिए कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता का वो किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, यानी कि सिलेक्शन किया जाता है। तो अब आप शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये कह पाना थोड़ा सा अभी कठिन है, लेकिन लगातार हमारे एडवोकेट की तरफ से ज़बरदस्त प्रयास कर जितना भी मिला है, क्योंकि आपकी हियरिंग स्टेप टू स्टेप सुनी जा रही है। लेकिन देखिए, जब हमारे एडवोकेट तैयारी करके आते हैं तो वहाँ पर कुछ मन को भी फिर परेशानी होती है, अपने को खुद को भी परेशानी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें आज आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग सफरिंग कर रहे हैं और क्या हम परेशानी, क्योंकि देखिए अधिकतर हमारे साथ भी देखिए कोर्ट थोड़ा सुनती है, बाकी वही सुप्रीम कोर्ट वाला है कि कोर्ट हमको सुनना नहीं चाहती है। कई चीज़ों में कई मौक़ों पर सुनना नहीं चाहती है कि कोर्ट वहाँ पर पलटी मार जाती है कि उन्हें क्या आज नहीं नेक्स्ट डे सुनेंगे, क्योंकि कोर्ट के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो जो हमें खारिज कर सके। तो क्योंकि हम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के दायरे में तो आ रहे हैं, आरटीई एक्ट 2009 के सभी मानकों को पूरा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर बीएड 1 to 5th से बाहर हुआ है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेस पर ही हुआ, क्योंकि बीएड जो क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। इनके मिनिमम क्वालिफिकेशन के कारण ही जो है कि बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ। लेकिन बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो 31 मार्च 2019 तक आरटीई एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार भारत सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कंप्लीट करवाया गया, तो वो लोग कहीं न कहीं इस चीज़ से कवर्ड है कि आरटीई एक्ट 2009 से कवर्ड है। इनके आरटीई एक्ट 2017 का जो अमेंडमेंट आया उससे कवर्ड है। ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो इन चीज़ों को लेकर के पहला सवाल जो है कि आज जस्टिस ने क्या पूछा। जस्टिस ने कहा ठीक है, क्या आप टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या बीएड प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए आज भी पात्र है, एलिजिबल है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि 2016 तक ही बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्रता के लिए छूट दी गई थी, यही कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, क्या बीएड जो आप लोग हैं, बीएड वाले हैं, क्या आप प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। तो इसके जवाब में और हमारे एडवोकेट ने कहा कि हम पात्र हैं। हम जो है कि वो बीएड वाले हैं जो बीएड के साथ एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, यानी कि जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के अनुसार निर्धारित की गई है। हम वो निर्धारित क्वालिफिकेशन है जिसके लिए जो है कि आरटीई एक्ट 2009 में 17 अक्टूबर 2017 को अमेंडमेंट लाया गया था, जो कि 31 मार्च 2015 से लागू हुआ, जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया गया। तो जज ने कहा ठीक है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया गया है, लेकिन आप ये बताओ कि आप जो है कि राज्य के नियमावली जो 2024 है, उस नियमावली में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में शामिल हैं या नहीं है। ये बड़ा सवाल पूछा है कि उन्होंने कहा कि जो 6 मई 2024 की प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली है, उस नियमावली की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में आप हैं या नहीं हैं। तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि हम जो है कि नहीं हैं, इसीलिए जो है कि हमने ये नियमावली चैलेंज की हुई है। तो इसको लेकर के बताया कि उन्होंने कहा कि जब हम बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, जो ब्रिज कोर्स जो है कि एनसीटी का नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार तय किया गया है, तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को निर्धारित करती है। और जो 23 अगस्त 2010 का गजट आज भी एक्टिव है, आज भी उसी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जाती है, जो समय समय पर यथा संशोधित है। उसके आधार पर हमने जो है कि न्यूनतम योग्यता कंप्लीट है, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए हम पात्र हैं। और लेकिन हमको जो है कि जो प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली उत्तराखंड है, उसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए जो है कि हमारे द्वारा इसको चैलेंज किया गया था। ये बहुत बड़ा सवाल था। तो उसके बाद माननीय जस्टिस की तरफ से कहा गया कि हम आपको जो है कि कल सुनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आफ्टर टुमारो सुनेंगे, क्योंकि आज हमारी एक कोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लेकिन हमारे एडवोकेट ने फिर रिक्वेस्ट किया, आर्गूमेंट किया कि सर हम जो है कि आरटीई एक्ट 2009 में 17 अक्टूबर 2017 को जो अमेंडमेंट आया, उससे हम न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में कवर्ड हैं। आप जो हैं कि एनसीटी के एडवोकेट से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहा जो आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट आया 17 अक्टूबर 2017, उससे हम सभी लोग कवर्ड हैं। तो आप जो है कि एनसीटी के विद्वान एडवोकेट पचौरिया जी से पूछ सकते हैं। तो माननीय जस्टिस के सामने जो है कि सीएससी मिस्टर योगेश पचौरिया जी ने उत्तर दिया कि आरटीई एक्ट से तो सभी कवर्ड हैं। तो ये बात हमारी तरफ से रखी गई है, यानी कि जो 17 अक्टूबर 2017 का आरटीई एक्ट अमेंडमेंट है, उससे बीएड प्लस 6 मंथ ब्रिज कोर्स कवर्ड है। तो जिसके लिए जो है कि एनसीटी के एडवोकेट मिस्टर पचौलिया जी ने कह दिया कि उससे तो सभी कवर्ड है, ये बात तक हमने रख दिया, यानी कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो आरटीई एक्ट 2009 के तहत है। लेकिन कुल मिलाकर के इतने में ही जज ने जो है कि पलटी मारी है, और पलटी ये मारी है कि आज हमारी कोर्ट है, तो हम जो है कि आपको परसों सुनेंगे। तो अब साथियों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, जब माननीय जस्टिस को लगता है कि हमारे एडवोकेट पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, तब जो है कि माननीय जस्टिस ये कह देते हैं कि हम आफ्टर टुमारो या आफ्टर 5 डेज या आफ्टर नेक्स्ट वीक
सेम डे नेक्स्ट वीक, ये बहुत सारी चीज़ें कहते रहे। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि जब जब हमारे एडवोकेट पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं तब हमारे जो है कि जस्टिस जो है कि जो जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी हैं कह रहे हैं कि आज हम जो है कि कोर्ट है, तो दूसरे इम्पोर्टेंट केसेस लगे होते हैं तो तब जाके कोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है कि आफ्टर टुमारो आपको सुनेंगे, तो कंटिन्यू रखेंगे। अब आप ही बताइएगा कि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। निश्चित रूप से आप पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं और आएंगे भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कोर्ट पॉइंट बाई पॉइंट तो सुन रही है आपको, लेकिन आगे क्या होगा इसको मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद आप लोग भी नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आज आज मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए मेरे भी अपने खर्चे हैं, अपनी दिनचर्याएं हैं, देखो लर्निंग अर्निंग हमें भी खुद करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो किसी की तरफ से, हमारे किसी ग्रुप की तरफ से भी विशेष अनुरोध नहीं किया गया, और ना ही किसी अन्य ग्रुप के जो को ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी हमें अनुरोध नहीं किया गया। हमें उम्मीद थी कि को ग्रुप वाले कोई न कोई जाएंगे, लेकिन कोई गया नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखना है कि सबसे पहले एडवोकेट के साथ किसी भी सदस्य का रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊँ, कोई लोग अपनी भागीदारी को आगे निभाना चाहते हैं तो अगले आफ्टर टुमारो जो है कि वो नैनीताल जा सकता है, एडवोकेट के साथ रह सकता है, अपनी बातें रख सकता है, एक दिन पहले जा कर के अपनी मंत्रणा भी रख सकता है, अपनी तैयारियों को भी दिखा सकता है। ये सारे अवसर उनको मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारियां बहुत कुछ हैं, तो इसलिए इतना हम नहीं कर सकते, इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है, कुछ लोग जो है कि पर्सनली मुझ पर कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली कमेंट कि ये कुछ नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, आप लोगों को पागल बना रहा है, ये भी कमेंट आया है। कोई उपाध्याय जी हैं, शायद मेरे ख्याल से उत्तराखंड से ही हैं, तो उपाध्याय जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। अगर उपाध्याय जी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अन्य लोग भी जिनको लगता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या मैं आपको हाथ पकड़ करके खींच करके लाया कि आप रिट पिटीशन में आओ। और दूसरी बात, जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो उनसे एक सवाल ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपने हमारी रिट पिटीशन पढ़ी है। कि आप कह रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो क्या आपने हमारी रिट पिटीशन पढ़ी है। रिट पिटीशन में कितने ग्राउंड्स लिए गए हैं, क्या क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं, और क्या क्या एनेक्जर हमने उसमें सबमिट करे, क्या क्या एनेक्जर लगाए हैं, और किन किन पॉइंटों पर हमने बात करी है, और हमारे केस की पीरियड क्या है। तो केस की पीरियड क्या है, ग्राउंड्स क्या है, और किन मुद्दों पर हम बात करें, एनेक्जर में कहाँ पर क्या शामिल है, क्या आपने देखा है। जब आपने हमारी रिट पिटीशन पढ़ी ही नहीं है तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई मेनली जो है कि तभी आप किसी पर सवाल उठा सकते हो, किसी के कार्य प्रणाली में तभी सवाल उठा सकते हो जब आपने स्वयं जा कर के उसको चेक किया होगा। अन्यथा आप ये देखिएगा कि अगर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो क्या आप बच पाएंगे। लीगल एक्शन आपके ऊपर हो सकता है कि लीगल कार्रवाई कोई हो जाए कि आपने बिना रिट पिटीशन को पढ़े हुए एक क्या कहते हैं भ्रांति यहाँ पर फैला रहे हैं, एक जो है कि अफवाह यहाँ पर फैला रहे हैं, तो उसको लेकर के आप कहाँ तक जिम्मेदार हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। ये उपाध्याय जी के लिए पर्सनली, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके की हरकत करेगा तो क्या शोभा देगा उसको। ये समझ रहे हैं। जब आपने हमारी रिट पिटीशन ही नहीं पढ़ी, जब आप नैनीताल गए ही नहीं, हम तो छोड़ो, हमारी बात तो छोड़िए, आप हमारे एडवोकेट से भी मिल लिए होते कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोगों से पैसे की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं, हम चंदा उगा रहे हैं। तो इस तरीके की कई बातें होती तो तब आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं, नहीं तो अन्यथा आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ कि एक पढ़ा लिखा शिक्षक इस तरीके की बातें कर रहा है, बेवकूफ़ बना। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई मेरे झांसे में आने के लिए कोई बच्चा तो है नहीं। और दूसरी बात है कि हमारी तरफ से किसी ने भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं करी गई है कि हमें पैसे दो, हम कोर्ट केस लगाते हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता। जो भी हमारी टीम के साथ जुड़े हैं, जितने भी सदस्य आ रहे हैं, जो अन्य केसों के माध्यम से भी आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हम उन सभी का वेलकम तो कर ही रहे हैं। लेकिन इस तरीके की गलत बातें आप लोग कह रहे हैं तो ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये बातें आपको शोभा भी नहीं देती हैं। आप पर्सनल कमेंट करते हैं तो पर्सनल कमेंट भी आपको शोभा
नहीं देता है तो साथियों ये चीज़ें समझनी होंगी कि किस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार आप किसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमज़ोर नहीं कर पाएंगे मान्यवर, हमें फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके ज्ञान के लिए ये बता देता हूँ कि जब आप उन लोगों के लिए जो हमारे साथी हैं, जो लोग केस के साथ गए हुए हैं, तो उनसे ये पूछिएगा कि भाई जब आपने हमारी रिट पिटीशन ही नहीं पढ़ी तो आप किस आधार पर ऐसी बातें कह दे रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, खारिज होने वाला। ये फालतू की बातें जो है कि आप कैसे किस आधार पर कह रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।